नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल सक्सेस हेरा पे। मैं प्रियंका आप लोग के लिए लेकर आई हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सिविक्स की है और ये चैप्टर 2 है। क्लास 6 की सिविक्स की फर्स्ट चैप्टर की वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है और वो भी बिल्कुल इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ। और मैं हमेशा बुक से पढ़ाती हूँ। मेरे बहुत सारे व्यूअर और बहुत सारे सब्सक्राइब बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि आप बुक से मत पढ़ाओ, इसलिए मैं बुक से पढ़ाती हूँ कि बुक हर एक के पास अवेलेबल होता है। जब आप बुक को देखते हुए हमारे वीडियो को सुनोगे तो आपको जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कलेक्ट किया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा और वहां से आप बुक के साथ साथ इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखोगे तो आपका चैप्टर विद इंपॉर्टेंट नोट्स एक साथ कलेक्ट हो जाएगा। और आप कोशिश करना कि वीडियो को देखते हुए जो मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को अलग से बताती हूँ, इस चैप्टर का सारा निचोड़ होता है, आप उसे नोट कर लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। यहाँ तक कि यूपीएससी भी एनसीईआरटी को ही फॉलो करती है। तो इससे पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। चलते हैं, आज का चैप्टर हमारा क्या है तो है विविधता एवं भेदभाव। और इससे पहला चैप्टर क्या था हमारा, विविधता की समझ। तो उससे मैं कुछ बता देती हूँ, पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं प्रीवियस चैप्टर को। उसमें 2-3 चीज को बताया गया था, जैसे खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा, विभिन्नता या भिन्नता के पहलू माने गए हैं। 2 चीज इसमें याद रखना कि 2 चीज को इसमें बहुत तरीके से दिया गया है। एक तो विभिन्नता और असमानता, ठीक है। अब असमानता में 2 ही चीज है, क्या, अमीरी गरीबी और जाति व्यवस्था। इसके तहत हम लोगों को असमान मानते हैं, यानी वो हमारे समान नहीं है। और विविधता के कितने पहलू है तो उसमें 4 पहलू है। पहला खान पान, दूसरा पहनावा, तीसरा धर्म और चौथा भाषा। तो हमेशा याद रखें, क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है, सीटेट हो, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, एनसीईआरटी बेस्ट होता है। और एनसीईआरटी कंप्लीट यानी आपका कहते हैं ना जीके सेक्शन सारा कंप्लीट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 चीज याद रखना उसमें, क्या, एक असमानता के 2 पहलू है, अमीरी गरीबी और जाति व्यवस्था। और विभिन्नता के कितने पहलू है, 4 पहलू। कौन कौन, खान पान, पहनावा, धर्म और भाषा, ठीक है। अब उसमें एक और चीज बताया गया था प्रीवियस चैप्टर में, एनपीई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। ये चीज थी एनसीईआरटी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो 2005 से लागू किया गया था। ये सब मेरा फर्स्ट चैप्टर का है। चैप्टर का नाम है क्या, विविधता की समझ, ठीक है। मैं थोड़ा सा उसको रिकॉल कर देती हूँ। और उसके बाद उसमें वास्को डी गामा के बारे में बताया गया था। जब पानी की जहाज से भारत पहुंचा तब पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक के समुद्री रास्ते को जान पाया था, ठीक है। और इब्न बतूता का भी एक टॉपिक आया था, जब वो भारत आया तब उसने अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों की जीवन शैली का वर्णन किया है। और वो 700 साल पहले भारत आया था। इब्न बतूता कब भारत आया था तो 700 ईयर पहले वो भारत आया था। किसी भी राज्य की भौगोलिक स्थिति वहां की खेती व्यवस्था को काफी प्रभावित करती है। जी हाँ दोस्तों, अगर भौगोलिक स्थिति सही होती है तो वहां की मिट्टी उपजाऊ होती है, वहां पे कृषक अच्छे तरीके से हो पाते हैं। तो यही कह रहा है हमारे पिछले चैप्टर में कि किसी भी राज्य की भौगोलिक स्थिति वहां की खेती व्यवस्था को काफी प्रभावित करती है। और उसमें एक और पॉइंट केरल को लिया गया था कि केरल में भौगोलिक स्थिति मसालों की खेती के लिए बहुत उपयोगी होता है और वहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है। और 1-2 चीज पॉइंट वहां पे एक भी था कि एक अंग्रेज ने भारत के लोगों में फूट डालने का प्रयत्न किया क्योंकि उन्हें यहाँ काफी विविधताएं देखने को मिली थी। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि विविधताएं की कितनी पहलू होगी, विभिन्नता हो गया, विविधता हो गया, तो यहाँ पे 4 था। और एक गीत के बारे में वहां दिया गया था, जिस गीत का शीर्षक क्या था, दीन खून के हमारे प्यारे न हमें भूल जाना, ठीक है। दीन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना को जालियांवाला हत्याकांड के बाद अमृतसर में गाया गया था, ठीक है। ये चीज थे। और कुछ पॉइंट ये भी थे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में भारत की विविधता के एकता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार दिया है। ये पॉइंट अक्सर पूछा जाता है, ये किसकी पुस्तक है, भारत की खोज, तो जवाहरलाल नेहरू की है, ठीक है। और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में भी दिया गया था क्या, कि हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता का एक अभिव्यक्ति है जिसके द्वारा भारत के अनेकता में एकता का वर्णन किया गया है। और 2 चीज और पॉइंट था, मैं बता देती हूँ, जिसमें आपको लद्दाख के बारे में बताया गया कि जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में बसा हुआ है लद्दाख, और वो कैसा इलाका है, रेगिस्तानी तथा बर्फीला इलाका है। और जम्मू कश्मीर में एक और चीज दिया गया है कि वहां पे बहुत कहते जम्मू कश्मीर को 3 भागों में बांटा गया, जिसमें जम्मू भाग, कश्मीर भाग और लद्दाख भाग भी शामिल है। और लद्दाख के भाग को 2 बड़े जिलों में बांटा गया, लेह और कारगिल, ठीक है। तो ये था हमारा प्रीवियस पॉइंट जो मैंने फर्स्ट चैप्टर का आप लोग को डिस्कस किया। अब चलते आज सेकेंड चैप्टर पे, जिसका टॉपिक का चैप्टर का नाम क्या है, विविधता एवं भेदभाव। इसको भी हम बुक के साथ पढ़ेंगे और बुक के साथ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट को भी रीड करेंगे।
क्योंकि जब आप बुक खोलोगे और अब जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो पॉइंट को मार्क कर लेना है या फिर नोट कर लेना है। देखते हैं हमारा आज का सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है। चैप्टर को देखते हैं। चैप्टर का नाम ही है क्या, विविधता एवं भेदभाव। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे। पिछले पाठ में उन्होंने विविधता के बारे में पढ़ा, जो कि कई बार लोग एक दूसरे से अलग होते हैं और उन्हें चिढ़ाया भी जाता है, मजाक उड़ाया जाता है। ये चीज हमने अपने आसपास की सोसाइटी में भी देखा है और ये आपको अक्सर देखने को मिलेगा। आप स्कूलिंग लाइफ में देखो, कॉलेज लाइफ में देखो, अपने सोसाइटी में देखो या सोसाइटी से थोड़ी दूर हटकर देखो, वहां पे आपको ये चीज बहुत अच्छे तरीके से दिख जाएगी। और कहते हैं ना, डूइंग विथ लर्निंग जो होता है बहुत उपयोगी होता है। तो आप डूइंग विथ लर्निंग यानी कभी फील करके ये चीज को देखो कि कैसा होता है। ठीक है, अगर आप जिस परिवेश से आते उस परिवेश से थोड़ा सा हटकर उसके निचले परिवेश में जाओ और वहां से आप अनुभव करोगे कि हमारे समाज में और हमारे आसपास मौजूद असमानता कैसे जुड़ी हुई है एक दूसरे से। ठीक है, अब देखते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। उसके बाद मैं इस चैप्टर के साथ साथ मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगी, जो कि आप इसलिए वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इम्पोर्टेंट पॉइंट एक भी छूट गया तो चैप्टर का निचोड़ छूट गया। इसमें लगभग इसमें 14 या 15 पॉइंट मैंने निकाला है, कलेक्ट किया आप लोग के लिए, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। पहला देखते क्या कह रहा है। हम क्या है और हम कैसे ये हैं, ये कई चीजों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन सा खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि हम जिस समुदाय से आते हैं, या पंजाबी हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे भाषा, हमारा रहने का तरीका, खाना खाने का तरीका, खेलने का तरीका और कौन से उत्सव मनाते हैं, ये चीज हमारे भूगोल और इतिहास के बारे में बताता है। ठीक है, अगर आप संक्षेप में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देते हैं तो यह अंदाज लगाया जा सकता है कि भारत में कितनी विविधता है। जी हाँ दोस्तों, हर एक 1 किलोमीटर पे आपको भारत में बोली बदलती दिखेगी। ठीक है, और हर एक 3 किलोमीटर पे आपको भाषा बदलता दिखता है, क्योंकि हर जगह पे तरह तरह के लोग, अलग अलग समुदाय के लोग, अलग अलग परिवेश है, अलग अलग धर्म है, ये चीज है। इसलिए भारत में बहुत सारी विविधताएं पाई जाती है। अब देखते हैं संसार में मुख्यतः कितने धर्म है, तो 8 धर्म है। ये VBI पॉइंट है, इसलिए मैंने कहा ना कि चैप्टर को इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि चैप्टर के साथ हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी कलेक्ट कर पाते हैं। और मैं नोट से पढ़ाऊंगी तो वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि मैं 20 पॉइंट्स निकालूंगी, हो सकता है चैप्टर के बीच में 1-2 पॉइंट और आ जाए, इसलिए मैं नोट्स कलेक्ट नहीं करती हूँ, बुक से पढ़ाती हूँ आप लोगों को। तो संसार में कितने धर्म मुक्त है, तो 8 धर्म है। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। यह 1600 से ज्यादा भाषा बोली जाती है। जी हाँ दोस्तों, भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है, तो 1600 से भी ज्यादा है। देखिए, कहे ना, हर एक 1 किलोमीटर पे आपको बोली बदलेगी और हर एक 3 किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है। वही है कि यहाँ 1600 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है और यहाँ पे 8 मुख्यतः क्या है, धर्म है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप इसे कलेक्ट करके नोट कर लेना। अब थोड़ा सा इसके बारे में और देखते हैं। यहाँ पे जो और देखिए क्या है, जाति है। जो लोग मातृभाषा है, जो लोगों की मातृभाषा है, यहाँ 100 से अधिक ज्यादा तरह की मातृभाषा है, जो देखिए 16 से ज्यादा बोली जाती है, जो लोगों की मातृभाषा है। अब देखिए, जो लोगों की मातृभाषा हो गई, त्रिभाषा सूत्र हमारे यहाँ चलता है। एक हमारी मातृ लैंग्वेज हो गई, एक हमारा स्टेट लैंग्वेज और एक इंटरनेशनल लैंग्वेज। अगर मैं पंजाबी हूँ तो पंजाबी बोलूंगी अपने स्टेट की, और मातृभाषा हमारी जो होगी हिंदी है, जो भी है, और एक हमारा इंटरनेशनल लैंग्वेज क्या हो जाता है, इंग्लिश हो जाता है। तो यहाँ पे त्रिभाषा सूत्र चलता है, इसलिए त्रिभाषा सूत्र को हमेशा ध्यान में रखते हुए हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ क्या करें, यहाँ 100 से भी अधिक ज्यादा नृत्य किए जाते हैं, यानी भारत में 100 से भी ज्यादा तरह के यहाँ पे कल्चर्स है, उनके अलग अलग डांसेज हैं। अब देखिए, यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। जी हाँ दोस्तों, हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं अस्वस्थ महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं, तो वो हमें अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। कई बार हम समझ नहीं पाते या जान नहीं पाते कि वो हमसे अलग क्यों है, और लोग अपने से अलग देखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप इसे देखना और अच्छे से समझने की कोशिश करना। जब हम कहते हैं ना, किसी से मिलते हैं और जब वो हमसे भिन्न होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग अपने मन में अलग तरह की राय बनाते हैं, ये हमारे परिवेश का नहीं है, ये मतलब उनसे मिले तो सही, लेकिन उनसे बात भी नहीं हुई, लेकिन उसके पहनावा, रहन सहन, बात करने का तौर तरीका को देखकर अपने मन में एक हम विचार बना लेते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्वाग्रह कहते हैं। ये सारे सेंटेंस का एक वर्ड निकला, कहते हैं ना अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो वो हो गया हमारा क्या, पूर्वाग्रह। क्या हो गया, पूर्वाग्रह।
जी हाँ दोस्तों, पूर्वाग्रह का क्या होता है मतलब कि जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, तो यह क्या कहलाता है? पूर्वाग्रह कहलाता है। पूर्वाग्रह याद रखेंगे, इस तरह से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं इसके बारे में क्या है। देखिए यहाँ पूर्वाग्रह के बारे में दिया हुआ है। उन कथनों को देखिए जो आपके ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बारे में सही लगे। जिन कथनों में आप सहमत हैं उन पर निशान लगाइए। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट दे रखे हैं, तो वो चीज आप अपने बुक के साथ देख लेना। मैं यहाँ पे मेन पॉइंट को चलती हूँ। कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी एवं सिर्फ पैसों से सरोकार रहने वाले की तरह देखते हैं। सबका अपना अपना व्यू है, सब अपने तरीके से सोच सकते हैं। यहाँ पे देख, जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं तो उसे हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, तो वो हमारा पूर्वाग्रह का रूप ले लेता है। ज्यादातर राय नकारात्मक होती है। जी हाँ दोस्तों, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जब हम देखते हैं वो हमसे भिन्न है तो हम थोड़ा मतलब अनकंफर्टेबल फील करते हैं। वो हमारी तरह नहीं दिखते हैं, हमारी तरह पहनावा उनका नहीं होता, हमारी तरह रहन सहन नहीं होता, हमारी तरह बात करने का तौर तरीका नहीं होता, इसलिए हम उनके बारे में सोचते हैं कि शायद ये हमसे भिन्न है। ऐसे जैसा कि कथनों में दिया गया, लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है। हम पहले उसे मिले नहीं, वो आलसी है या नहीं और वो कंजूस है या नहीं, लेकिन पहले से मन में क्या सोच लिए, शहर में रहने वाले तो आलसी होंगे, कंजूस होंगे, पैसों के पीछे भागते होंगे, गांव में रहने वाले ज्यादा मेहनती होंगे। ये चीज क्या हमारा पूर्वाग्रह है, पहले से सोचा गया विचार है। जब हम सोचने लगते हैं कि किसी भी काम को करने का कोई एक तरीका है, सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते, क्योंकि आई एम द बेस्ट वाली फीलिंग वहां पे आ जाती है। हम सबसे बेस्ट है तो हमें दूसरे तो अच्छे लगेंगे ही नहीं। इस तरह की भावना को भी हम पूर्वाग्रह ही कहते हैं। ठीक है, नकारात्मक आ जाती है। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, हम कई चीजों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं, जैसे लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से वो आते हैं, जिस तरह से भाषा बोलते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं इत्यादि। कहा ना अभी हमने, जब वो मेरी तरह नहीं होते तो हमें क्या होता है, पूर्वाग्रह की भावना उत्पन्न हो जाती है। अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते, और इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा हो जाता है कि उन्हें हम दुख पहुंचा देते हैं। अनजाने में ही कुछ ऐसी गलती कर बैठे जिससे सामने वाले को ठेस पहुंच जाती है। अब यहाँ पे देखिए, और एक और चीज है यहाँ पे, और एक शब्द आई, रूढ़िबद्ध धारणा, जो हमें यहाँ पे मिलेगी। लड़के और लड़कियों में भेदभाव। समाज में लड़के और लड़कियां कई तरह के भेदभाव किया जाता है। इन सभी भेदभाव से परिचित है हम लोग। एक लड़का या लड़की का होने का अर्थ होता है कि आप में से कई कहेंगे कि हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं तो हमें ऐसा ही होता है। ऐसा सोचने वाला क्या बात है, आइए देखते हैं क्या सच्चाई है। देखिए यहाँ पे नीचे दिए गए कथनों को भरिए और उसको चर्चा कीजिए। आप इसे पढ़ना और समझना क्या है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा जो पॉइंट है उसको देखते हैं। लोग की तरह बातें करते हैं, मैं लंगड़ाता हूँ और बोरी लड़खड़ाती है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जो मैं उदास हो जाता हूँ। तो कभी दुखी हुए लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और नई बात कहते हैं, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। देखिए यहाँ पे एक और रूढ़िबद्ध धारणा है, मतलब ये पैर से थोड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ पे थोड़ी परेशानी दिखाई जा रही है। मैं इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है, घुरती आंखों से जब मैं छिपना चाहता हूँ। मतलब इसे कुछ इस तरीके से देखा जाता है, क्या उसका दिमाग सही है। देखिए मेरी सिर्फ इसलिए कि मेरी टांगे डगमगाती है, लोग सोचते हैं मेरा दिमाग डगमगाता है। तीन चीज यहाँ पे दिखाई गया है। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा एक और पॉइंट यहाँ पे देखिए, ऊपर के चित्र में जो बच्चे उन्हें विकलांग कहा जाता है। उसके बाद क्या है, खासकर जरूरत वाले बच्चे, उनके बारे में पूर्वाग्रह को यहाँ पे बड़े अक्षरों में दिया गया है, क्योंकि ये बताया गया है कि बच्चे क्या सोचते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों को अपने से, हाँ यहाँ पे पूर्वाग्रह है, यहाँ बड़े अक्षरों में दिया गया, साथ ही उनकी भावनाएं और विचार भी दिए गए। अब देखिए ये बच्चे क्या करते हैं, ये बच्चे थोड़े पैर से प्रॉब्लम है लेकिन ये पढ़ने में निशक्त बिल्कुल नहीं है। ये बच्चे अपने से जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में क्या करें। अब रूढ़िबद्ध वर्ड को यहाँ पे डिफाइन करना है और क्यों, इस पर चर्चा किया जाए। आपकी राय क्या, खास जरूरतों वाले बच्चों को सामान्य स्कूल में पढ़ाना चाहिए या उनके लिए अलग स्कूल होने चाहिए। अपने जवाब तर्क में दिए। यस, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए जो आप कमेंट करके हमें बताएंगे। ठीक है, आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की, इंक्लूसिव एजुकेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, तब आप उसे दे सकते हो, तो आप इसकी कमेंट करके मुझे राय बताना। ठीक है, अब चलते थोड़ा सा मैं देखते हैं इसके बारे में। रूढ़िबद्ध धारणा, यहाँ पे ये चीज आप इसे पढ़ लेना, दोनों में कंपेयर किया गया। रूढ़िबद्ध धारणा के बारे में देखते हैं। पहले मैं अपने से बता देती हूँ। रूढ़िबद्ध धारणा वह होता है जब हम सभी लोगों को या लोगों के समूह को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहा जाता है। देखिए यहाँ पे दिया गया वही चीज, जब हम सभी लोगों को एक छवि ही में बांध लेते हैं, उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, वो रूढ़िबद्ध धारणा होता है। कई बार
किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ ठहरा देते हैं। जैसे जैसा उनके बारे में कहते उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेते कि नहीं ये बेवकूफ होगा, ये हमारे देश का नहीं है, हमारे धर्म का नहीं है, इसलिए सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह से वैसे है। पूरे समूह के बारे में राय वाजिब नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोगों के मन में ये आ जाती है रूढ़िबद्ध धारणा। रूढ़िबद्ध धारणा कहने का तात्पर्य है कि हम एक समूह के बारे में ऐसा सोचते हैं, मतलब वो लंगड़ा है तो पूरा लंगड़ा ही होगा, ये काला है तो पूरा काला ही होगा, और इस तरह का उसका नेचर है तो इसके सारे इस तरह के दिखने वाले लोग ऐसे ही होंगे। ये चीज होता है हमारा रूढ़िबद्ध धारणा। अब चलते थोड़ा सा एक और पॉइंट, एक वर्ड आएगा आपको यहाँ पे, देखिएगा पूर्वाग्रह, देखिए आया ना, यहाँ पे असमानता एवं भेदभाव के बारे में बताया गया। तो यहाँ से देखते हैं, भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। हम लोगों ने ऊपर रूढ़िबद्ध धारणा पढ़ा कि एक ग्रुप के बारे में, जैसे ये गर्ल्स है तो इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही सोच रखा है ये कमजोर है, इनसे ये चीज नहीं होगा और ये नहीं कर सकती, तो ये हमारा क्या है, रूढ़िबद्ध धारणा है। और पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह देखते हैं किसी खास व्यक्ति के प्रति, ठीक है, जैसे गर्ल्स पूरा समुदाय है, किसी खास व्यक्ति के प्रति होता है, जबकि रूढ़िबद्ध धारणा क्या होता है, बड़ी संख्या में होता है। पूरे गर्ल्स के प्रति हो गया तो ये हमारा रूढ़िबद्ध धारणा हो गया, और किसी खास गर्ल्स के प्रति हो तो ये हमारा पूर्वाग्रह हो गया, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा और देखते हैं क्या है। रूढ़िबद्ध धारणा बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में रख देती है। जी हाँ दोस्तों, अब सोच लिया कि गर्ल्स पूरी कमजोर होती है तो सब लोग क्या सोचेंगे, बहुत कमजोर होती है। इस स्टोरी में 2 समीर के बारे में डिफाइन किया गया, आप उसे पढ़ लेना और मुझे बताना कमेंट करके, कुछ पॉइंट और चाहिए आप लोगों को तो मैं निकाल कर दूंगी। ऐसे मैं शॉर्टकट्स में बता देती हूँ कुछ पॉइंट जो हमारे पास से सेलेक्ट किए। अब देखते हैं भेदभाव का सामना करने पे क्या क्या परेशानियां होती है, ठीक है। पूर्वाग्रह तथा रूढ़िबद्ध धारणा दोनों ही स्वाभाविक रूप से नकारात्मक होता है। ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रख लेना कि पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणा दोनों ही नकारात्मक होते हैं। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर कई व्यक्तियों से व्यवहार करते हैं। जाति के आधार पर कक्षा में किसी बच्चों को दूसरे बच्चों से अलग बैठाना, भेदभाव करके एक रूप और कानून के रूप से अपराध भी है। यही चीज हमारे यहाँ क्लास में दिया गया है कि जातिगत व्यवस्था को आप वहां से हटा सकते हैं, में लोगों को समूह में रखें, क्योंकि हर एक बच्चे एक समान होते हैं, ठीक है। अछूत हो गया, अछूत को अयोग्य कहा जाता है, जाति प्रथा के नियमों को निश्चित करे। यहाँ पे एक पॉइंट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम लोग वो पढ़ेंगे भीमराव अंबेडकर के बारे में, ठीक है। 1891 से लेकर 1956 को भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के मसीहा, दलितों के सबसे बड़ा नेता के रूप में जाने जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उनका महार, वो किस जाति से थे, तो महार जाति से। उनका महार जाति में जन्म हुआ जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास जमीन नहीं थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता जो खुद करते थे, और उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और उन्हें इजाजत नहीं थी गांव के अंदर आने की, ठीक है। अंबेडकर ने अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बने और इंग्लैंड गए। उन्होंने दलित के बच्चों को अपने स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया और दलितों को अलग तरह की सरकारी नौकरी करने के लिए भी कहा, ताकि जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाए, ठीक है। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए रोक थी जो उनके अंबेडकर ने नेतृत्व किया। ऐसे धर्म की तलाश की जो सबको समान निगाह से देखे। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका मानना था कि दलितों की जाति की प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसे समाज बनाने चाहिए जो कि सबको इज्जत दे सके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, उन्होंने एक बुक लिखा था, उनका अनुभव 1909 में, जब वो केवल 9 साल के थे, महाराष्ट्र के क्या है कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गया था, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं बता रही हूँ आप लोग को, वो चीज आप देखना। अब चलिए थोड़ा सा जो मैंने पॉइंट कलेक्ट किया वो मैं बता देती हूँ, आप उसे नोट कर लो वीडियो को देखते हुए। पूर्वाग्रह तक हम लोगों ने पढ़ा, जाति के आधार पर कक्षा में किसी बच्चों को दूसरों से अलग बैठाना भेदभाव है और यह कानूनी रूप से भी एक अपराध है। पॉइंट 7 क्या कहता है, संविधान सभा के जनक भीमराव अंबेडकर जो 1891 से लेकर 1956 को तक थे और उन्हें कहा जाता है, इन्हें संविधान के पिता के रूप में भी जाना जाता है। पॉइंट 8 क्या है हमारा, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म महार जाति से हुआ था जो उस समय अछूत माना जाता था। नेक्स्ट हमारा, अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बने और इंग्लैंड भी गए। बनने के लिए कहां से स्टडी किया था उन्होंने, इंग्लैंड से स्टडी किया था, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, अंबेडकर ने दलितों को अलग अलग तरह की नौकरी करने के लिए प्रोत्साहित किया जिससे वो जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाए। ये चीज यहाँ तक थी, समानता के लिए संघर्ष भी किया है उन्होंने। और उसके बाद यहाँ देखते थोड़ा और कुछ पॉइंट को देखते हैं हमने क्या है, क्या है, निकल पाए। ब्रिटिश शासन से आजादी पाने के लिए संघर्ष किया था, उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष शामिल था।
और इस संघर्ष में अंबेडकर ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। यही हमारा ब्रिटिश जो उस समय दिखाया गया था, जो उसमें अंबेडकर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बढ़ चढ़ कर लिया। एक वर्ड और आया है, क्या है? अस्पृश्यता। आप ये चीज बहुत ज्यादा सुने होंगे, अस्पृश्यता। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है, जिसे कानूनी रूप से समाप्त कर दिया, जिसका जिक्र अनुच्छेद 17 में किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप इस बुक को चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको ये चीज बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा, तो आप उसे वहां से देख लेना। फिर भी मैं अपने तरीके से जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट को निकाला मैं बता देती हूँ। क्या है ये? जिसका जिक्र अनुच्छेद 17 में किया गया है और उसे हटा दिया गया। दलित वर्ग के उत्थान के लिए संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली कि वह गरीबों और मुख्य धारा से अलग पड़े गए समुदायों को इस समानता के अधिकार के लिए फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए। संविधान सभा के पहले पृष्ठ पर स्पष्ट किया गया कि सभी भारतीयों को समान प्रतिष्ठा। ये हमारा देखिए यहाँ पे, इसके बारे में आप इसे पढ़ेंगे उद्देशिका को तो आपको समझ में आएगा। क्या है इसमें? संविधान सभा के पहले पृष्ठ पर स्पष्ट किया गया कि सभी भारतीयों को समान प्रतिष्ठा और समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। इसके लिए 4 शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या है? संप्रभु, संपूर्ण प्रभु, संपन्न, यानी संप्रभुता। इसका 3 वर्ड मीनिंग होता है, संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक। यहाँ पे देखिए तीनों वर्ड आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है? आप इसे देखना जूम करके बुक में, तो हम मिल जाएगा। इसमें 4 वर्ड को जोड़ा गया है। क्या है? संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, लोकतंत्रात्मक। जिसमें संप्रभुता का अर्थ होता है संपूर्ण प्रभु संपन्न, यानी सारे लोग संपन्न, ठीक है? ये चीज यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए ये चीज मैंने बताया। तो दोस्तों ये चीज था, इसको निचोड़ और आप इसे पढ़ लेना और मेरे पॉइंट को नोट कर लेना। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में 2nd चैप्टर का रिवाइज और नेक्स्ट वीडियो की मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जितने वीडियो मैं डालूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। घर पे रहे, सेफ रहे, सुरक्षित रहे।